समकालीन प्रतिभाशाली युवा लेखिकाओं में मधु चतुर्वेदी जी अपना विशेष स्थान रखती हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी हमारी शादी। तो शुरू करते हैं कहानी हमारी शादी। प्यारे पतिदेव, आजकल के दूल्हा दुल्हन की ये प्री वेडिंग आउटडोर फ़ोटो शूट देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। काश हमारे वक्त भी ऐसे कैंडिड फ़ोटो शूट चलन में होते। हमारे वक्त तो दुल्हन को जयमाला पकड़कर फोटोग्राफर इस तरह झांकते हुए पोज देने के लिए कहते थे कि दुल्हन जयमाला खुद पहन रही है या कैमरों को पहना रही है, समझ ना पाओ। अब तो लड़का लड़की अपनी शादी से पखवाड़े भर पहले शहर से दूर किसी नदी, पहाड़, हरी भरी वादियों में जाकर ऐसी तस्वीरें खिंचवा कर आते हैं कि उनकी ये फ़ोटो शादी एल्बम कम और यश चोपड़ा के फिल्मों के पोस्टर ज़्यादा लगते हैं। साल भर पहले के प्री वेडिंग शूट में फ़ोटोग्राफ़र दूल्हा दुल्हन को बॉलीवुड के हीरो हीरोइन बनाने में जो राई भर कसर छोड़ देते थे, वो भी आजकल 3 से 4 मिनट के किसी फिल्मी गाने के शूट में नचाकर पूरी कर रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप पर आए रिश्तेदारों की शादी के ऐसे प्री वेडिंग गाने की शूट के वीडियो आने पर मुग्ध हो निहारती हूँ। वीडियो में गीत शुरू होने के पहले दूल्हा दुल्हन झरने के पास एक दूसरे से दूर खड़े संगीत की धुन पर हौले हौले ठुमक रहे होते हैं। जरा देर बाद मुखड़ा शुरू होता है, कौन तुझे चाहेगा इतना जैसे मैं चाहता हूँ। फिर भावी दुल्हन आसमानी साड़ी का आंचल लहराते पानी के किनारे किनारे दूल्हे की तरफ दौड़ती है। काले चश्मे में दूल्हा शाहरुख खान की अदा में बाहें फैलाता है। मेरी नज़र का सफ़र तुझ पे ही आके रुके। कहने को बाकी क्या है, क्या कहना था जो कह चुके। ऐसे वीडियो देखकर मैं अफसोस करती हुई अक्सर आपसे कहती हूँ, हमारे टाइम में ये चलन होता तो हम भी बनाते ऐसा। आप हंस हंस कर बेहाल हो जाते हो। तुमको ये सब जोकरे ही नहीं लगती? मतलब वो तुम्हारा पेटला सा भाई टहनी के ऊपर पैर टांग कर गाना गा रहा है, रंग दे तू मुहे गेरुआ। ऐसा लग रहा है बेचारे को गन पॉइंट पर कोई डबिंग करवा रहा है। हीरो हीरोइनों को इन नौटंकियों के लाखों रुपए मिलते हैं और ये लोग लाखों खर्च करके ये सब करवाते हैं। फिर वीडियो बन जाने के बाद ये नौटंकी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक एक आदमी को सेंड करते हैं। मैं आग बबूला हो जाती हूँ। खुद तो बोरिंग हो और दूसरा मज़े कर रहा है तो उसे जोकर कहो। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी हंसी आती है। शहर से दूर स्टूडियो वालों को लेकर वहाँ जाना, वहाँ स्पीकर पर गाना चलाना, दूल्हा दुल्हन को दौड़कर एक दूसरे को बाहों में भरना ज़रा हास्यास्पद सा लगता है। आज की शादियों को देखने के बाद मुझे अक्सर अपनी शादी की याद आ जाती है, जब आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मुझे देखने पहली बार घर आए थे। तब हमारे दरवाजे पर आपकी कार के रुकने की आवाज़ से ही मेरी बहनें खिड़की के पर्दों की आड़ में छिपकर आप लोगों को देखने लगीं। कार से उतरने वाले इतने लड़कों में आपकी पहचान सुनिश्चित करना मुश्किल हो रहा था। आप सब ड्राइंग रूम में पापा मम्मी के साथ औपचारिक बातों में लगे रहे और मेरी बहनें अंदाज़े लगाने में। मिंटी का निशाना सटीक लगा। मैं कहती हूँ नीली शर्ट वाला ही लड़का है, क्योंकि कार से उतरते ही कोई अपनी अकड़ी कमर सीधी कर रहा था, कोई कार लॉक है कि नहीं देख रहा था, कोई आंखें मिचमिचाता हमारे घर से लगी किराना दुकान का बोर्ड पढ़ रहा था। सिर्फ नीली शर्ट वाला लड़का हमारे घर की खुली खिड़की पर चोरी चोरी अपनी उड़ती नज़रें डाल रहा था। हा, मिंटी ने गजब की साइकोलॉजी पकड़ी। मम्मी ने आप सबको ड्राइंग रूम में बैठाकर अंदर आते ही सूचित किया, नीली शर्ट वाला लड़का है। जब आप मुझे देखने आए थे उसके पहले मुझे पता चल चुका था कि आपने मुझसे शादी करने की ठान रखी थी। सिर्फ तस्वीर देखकर बिना मिले ही आप शादी की डेट निकलवाना चाहते थे। इस कारण आपके परिवार में ये भ्रम भी रहा कि ये एक प्रेम विवाह है, जिसमें पारंपरिक तरीके से लड़की वालों से प्रस्ताव भिजवाने की नौटंकियाँ चल रही हैं। मैंने अपनी सहेलियों को खुश होकर बताया, वो तो मुझसे मिले बिना ही फैसला कर चुके हैं। अरे मेरी फ़ोटो देखकर लट्टू हो गए जनाब। वो तो शादी तय हो जाने के बाद आपने मुझे ही पसंद करने की असल वजह बताकर मेरी गलतफहमी तोड़ दी। आपको मेरी शैक्षणिक योग्यता ने ही प्रभावित किया था, ना कि मेरे चेहरे ने। यह जानकर मुझे घोर निराशा हुई। मैंने मिंटी से कहा भी कि लड़का अपने लिए बीवी देख रहा है या ऑफिस के लिए स्टाफ।
हमारे छोटे से शहर में किसी लड़की की शादी लगने पर उसका इतिहास खंगालने का पारंपरिक काम आपके दोस्त यारों ने पहले ही पूरा कर लिया। हमारे एक परिचित ने पापा को फ़ोन पर बताया कि जहां आपकी बेटी के संबंध की बात चल रही है, वो लोग आपकी बेटी के विषय में पतासा जी से बात कर रहे हैं। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था। मैंने गुस्से में कहा, मेरा कोई अफेयर तो नहीं था, लड़का यही पता कर रहा होगा। मम्मी ने मुझे समझाया कि लड़के वाले सही कर रहे हैं, तुम्हारे पापा ने भी उनके संबंध में बहुत पता किया है। पापा आपकी सीए की डिग्री और अच्छे चरित्र से बहुत खुश थे। मेरे परिवार की बुजुर्ग महिलाएं, दादी नानी आदि के लिए आपका इकलौता पुत्र होना खुशी का कारण था। हाँ हाँ हाँ, मम्मी ने मुझे लगातार समझाना जारी रखा कि दो अपरिचित परिवार एक दूसरे के बारे में अपने विश्वस्त सूत्रों से पता करवाते ही हैं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अपनी संतान का भविष्य किसी के संग जोड़ने से पहले अपने हिस्से के सारे प्रयास कर पूर्ण आश्वस्त होना सभी का अधिकार है। पास पड़ोस आदि से हमारे परिवार और इस रिश्ते से हर तरीके से संतुष्ट होकर आप मुझसे मिलने पहुँचे। हमारे घर पर आपसे पहले कभी किसी मेहमान की इतनी आवभगत ना हुई थी। रसोई में अनगिनत प्लेट में खाने के ढेरों सामान और मिठाइयाँ रखी गईं। उसके बाद कई चरण में ड्राइंग रूम तक उसकी सप्लाई सोनू और चीनी ने की। वो लोग चुपचाप प्लेट टेबल पर और नज़र आप पर रखकर लौटने के बाद मुझे सारे घटनाक्रम की सूचना देते। 3 सीटर सोफे पर जो बीच में बैठा है ना, मतलब दरवाजे की तरफ से दूसरा, वो लड़का है। इस बीच आपके साथ आए गुड्डू भैया पान थूकने बाहर गए और सोफे पर बैठने का क्रम बदल गया। मिंटी दौड़ते भागते वापस आई। अरे सुनो, सीधी सी बात है, नीली शर्ट याद रखो, क्योंकि वो लोग इधर उधर बाहर आ जा भी रहे हैं। मम्मी बार बार अंदर आकर मुझे देख रही थी कि मैं सही दिख रही हूँ या नहीं। मैंने ड्राइंग रूम में जाने से पहले मिंटी से पूछा, ठीक लग रही हूँ? उसने अंगूठा दिखाकर कहा, बहुत सुंदर। अपने घर के ड्राइंग रूम में प्रवेश करने से पहले कभी मेरे पैर ऐसे न डगमगाए थे। कमरे के प्रवेश द्वार पर मेरे लिए पहले से ही एक सोफ़ा खाली रखा गया था। कमरे में मेरे पहुंचते ही पापा ने आपके परिवार के वरिष्ठ पुरुष सदस्यों को समेटते हुए प्रस्ताव दिया, चलिए आप सबको कॉलोनी घुमा लाएं। वे सब हाँ में हाँ मिलाते टहलने के लिए बाहर निकल गए। अब कमरे में आपके अलावा 3 दोस्त, मैं और मेरी बहनें रह गए। मेरी उपस्थित मात्र से जरा पहले का हंसी मजाक अकस्माती धमगोटू शांति में बदल गया। आपके दोस्त ने उस असहज शांति को भंग करने के लिए गला साफ करते हुए मुझसे वो सवाल किए जिनके जवाब उन्हें पहले से पता थे। आप अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रही हैं? मैंने हामी भर दी। मेरी बहनें लगातार आपसे फिजूल की बातें कर रही थीं और आपके दोस्त मुझसे, लेकिन आपने और मैंने एक दूसरे से पाकिस्तानी इलाके सा परहेज़ रखा। शायद 5 मिनट के भीतर ही सबकी समझ में आ गया कि बहुत ही ऊल जलूल और बेसिर पैर की बातें हो रही हैं। आपने अचानक जैसे मन ही मन कोई निर्णय लिया और मेरी तरफ मुड़े। आपको मुझसे कुछ पूछना है? सभी लोग खामोश हो मुझे देखने लगे। जिस लड़के का नाम मुझे 5 मिनट पहले पता चला था, उससे पूछने के लिए मेरे पास भला क्या सवाल होते? मेरे नहीं कहते ही आपने अपनी हथेलियां जोड़कर 2 शब्द कहे, सभा विसर्जित। ये मेरे लिए आपकी तरफ से भीतर जाने का फरमान था। वास्तव में मैं भी सबके सामने असहज हो रही थी और जल्द से जल्द वहाँ से हट जाना चाहती थी, जिसे आपने भांप लिया था। जरा देर बाद ही आप सभी ने हमारे घर से विदा ली। आप लोगों के जाते ही हम नाश्ते के प्लेट पर टूट पड़े। समोसे के साथ मिली चटनी की कटोरी एक हाथ से दूसरे हाथ फिर रही थी। मम्मी, ये काली मिर्च वाला मिक्सचर चौक के कलकत्ता स्वीट्स का है ना? मम्मी पापा खुसुर पुसुर कर रहे थे। लड़के की तरफ से हाँ है, क्योंकि जाते समय अपने दोस्त को बोल रहा था, अगली बार आएंगे तो भी तुझे आना है। दूसरे दिन ही आपके घर से फ़ोन आया और 3 माह बाद हमारी शादी की तारीख तय हुई। इन 3 महीनों में हमने फ़ोन पर दिन भर और आधी रात तक ढेर सारी बातें की। आपके परिवार के लिए आश्चर्यजनक घटना थी कि आप जो हमेशा खामोश रहते हैं, वो आधी रात तक इतनी बात कैसे कर सकता है। असल में उन्हें पता नहीं था कि आप बात नहीं करते थे, बल्कि मोबाइल पकड़कर सिर्फ सुनते थे। हा हा। मेरे घर के ड्राइंग रूम की उस 5 मिनट की मुलाकात, जिसमें मैंने आपकी तरफ देखा ही नहीं था, उसके बाद हमारी दूसरी मुलाकात सीधे दूल्हा दुल्हन के परिधान में हुई। उत्तर भारतीय परंपरा में दरवाजे पर बारात आने पर दुल्हन द्वारा छिपकर दूल्हे के ऊपर चावल फेंकने का रिवाज है। आपके ऊपर चावल फेंकते हुए मैंने आपको पहली बार देखा।
क्योंकि उस समय मुझे कोई नहीं देख रहा था। जनाब, आपको आज की तारीख याद है या नहीं? आज मतलब 20 जनवरी ही वो दिन है जब आप सेहरा बांधकर मेरे दरवाजे आए थे। शादी के काफ़ी दिनों बाद आपने मुझे एक बेहद खुफिया जानकारी दी थी कि बारात आ गई के चिर परिचित पारंपरिक भारतीय शोर में सबसे ज़्यादा खुशी घोड़ी पर सवार दूल्हे को होती है। ना ना ना, दुल्हन से मिलने का उतावलापन नहीं रे बब्बा। बारात के दरवाजे पर पहुंचते दूल्हे को घोड़ी की जानलेवा स्टंट से मुक्ति। आपके बताने के बाद हमारी शादी के वीडियो में आपकी हालत देखकर बहुत हंसी आई। बैंड और पटाखों के शोर से घोड़ी बिदक बिदक कर उछल रही थी। रही सही आतंकी कसर बख्शीश के लिए घोड़ी वाला घोड़ी को 2 पैरों पर नचा कर पूरी कर रहा था। संतुलन बनाए रखने के चक्कर में घोड़ी कम और खौफजदा दूल्हा ज़्यादा नाचता दिखता था। कल आधी रात तक अकेले बैठकर मैंने अपनी शादी का एल्बम देखा। जाने क्यों लैपटॉप की तस्वीरें दिल के उतने करीब नहीं लगती जितनी एल्बम की। एल्बम में मैं दुल्हन बनी अजीब कार्टून पोज दे रही हूँ। फोटोग्राफर दुल्हन से जो जोकराई न करा ले कम है। कभी घूंघट पकड़ने को कहता, कभी मेरा सर पकड़कर जरा सा टेढ़ा कर देता, कभी आगे बढ़कर ठुड्डी उठा देता। मेरा धैर्य तब छूटा जब फोटोग्राफर ने दोनों हाथों की चूड़ियाँ दिखाते हुए बीच में से झांकने को कहा। मैंने झल्लाते हुए कहा, ये क्या है भैया, मैं ये सब नहीं करूँगी। यह छिछोरा प्रस्ताव खारिज किया तो फूलों से भरे थाल पर चेहरा टिकाकर कैमरे में पोज देने का बेहुदा सुझाव। भैया, माय गॉड, नेवर। भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। बंगाली फोटोग्राफर कमरे में अपनी बंगाली लहजे में बड़बड़ाता बाहर निकलने के बाद पापा से शिकायत की, आपका लौर की फ़ोटो खिंचवाने में बहुत तमाशा किया है। एल्बम ख़राब होगा तो हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है। काफ़ी साल बाद उसी फोटोग्राफर के पास बेटे की एक टिपिकल स्टूडियो फ़ोटो के लिए गई, तब भी वो नहीं भूला। बोबा रे, तुम अपनी शादी में कितना परेशान किया था फ़ोटो खिंचवाने में। कल रात मैंने एल्बम देखते हुए तसल्ली से आनंद लिया। एक एक आदमी की सज धज का, फूलों की पृष्ठभूमि वाले स्टेज पर मुस्कुराते चेहरों का, मंडप के नीचे का कन्यादान और विदाई। इतने सालों में इन तस्वीरों में दिखते कई चेहरे हमेशा के लिए बिछुड़ चुके हैं। कितने रिश्तेदार तस्वीरों में आज से ज़्यादा जवान लग रहे हैं। हाय, मैं कितनी पतली थी। जब लाल जोड़े में मैं मैरिज लॉन पहुंची तो दोस्तों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था। आज तक की सबसे खूबसूरत दुल्हन हमारी मधु। प्रशंसा के इन शब्दों को ब्रह्मांड का अटल सत्य मान गर्वित कदम स्टेज की तरफ बढ़ाए। मगर ये क्या, किसी को भी मेरे तरफ देखने की फुर्सत ना थी। भीड़ तो खाने के स्टॉलों पर संघर्षरत थी। तस्वीरों में वो सारे हसीन लम्हे बूंद बूंद निचोड़ अपनी अभिलाषी आंखों में भर लिया। तस्वीर में आप द्वाराचार पूजन में लाल साफा बांधे पंडित जी के सामने बैठे हैं। उस समय मुझे अंदाज़ा ना था कि कभी इस इंसान के मोहपाश में मैं इस कदर जकड़ जाऊंगी। स्टेज पर मिलने आने वालों की ढेर ढेर तस्वीरें पलटती गई। लग रहा है जैसे फिर से लाल जोड़े में आपकी बाजू में खड़ी हूँ। पोर पोर को झंकृत कर देने वाले उस गुजरे लम्हे को एक बार दोबारा जी लिया। जयमाला के समय आपके दोस्त बार बार आपको गोद में उठा ले रहे थे। मैं स्टेज पर सर झुकाए सहेलियों से घिरी देर तक चुप खड़ी थी। आप और आपके दोस्तों का मुझे परेशान करते हुए हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। मैंने सबकी नज़र बचाकर अपने हाथ में पकड़ी जयमाला को धीरे धीरे माला जाप करने वाले तरीके से सामने की तरफ सरकाते हुए एक झोल सा बना दिया और हवा में ऐसा उछाला कि फूलों का ये बड़ा व्रत सीधे आपके गले में। हमारे परिवार ने अपनी बेटी की चतुराई का तालियां बजाकर उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। स्टेज पर ही आपने मुझसे दबी आवाज़ में कहा, बेवकूफ़ लड़की, सोचकर देखो, तुम्हारी उछाली माला अगर मेरे दोस्तों के गले में पड़ जाती फिर स्थिति कितनी हास्यास्पद हो सकती थी। बाद में हमारी शादी के वीडियो में यही दृश्य सबका पसंदीदा बन गया, जब मैं स्टेज पर फूलों के वजनी हार को चुपचाप धीरे धीरे घुमा रही हूँ। देखो देखो, मधु ने माला जपना शुरू कर दिया। विदाई के समय मेरा बिल्कुल नहीं रोना भी रिश्तेदारों के बीच चर्चा का विषय बना। आजकल की लड़कियां हंसते हंसते जाती हैं, घर छूटने का कोई दुख नहीं। हमारे समय बेहाल दुल्हन को 4 आदमी घसीट कर ट्रेन में बैठाते थे, तब कहीं लड़की विदा होती थी। मम्मी तो मेरी सहेली स्वाति से बहुत नाराज़ हुई कि स्वाति ने मधु को फटाफट पकड़कर कार में बिठा दिया।
मम्मी को उम्मीद थी कि यदि मैं सभी के गले लगकर लिपटती तो शायद मुझे रोना आ जाता और रिश्तेदारों के सामने उनकी नाक न कटती। मेरी विदाई के बाद स्वाति ने मम्मी को बताया था, आंटी, मधु ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि स्वाति, पूरी शादी में तुझे सिर्फ एक काम करना है। मेरी विदाई के वक्त मैं दौड़कर कार में नहीं बैठ पाऊंगी, लेकिन तू मुझसे किसी को नहीं मिलने देना और कार में बिठा देना। इतनी भीड़ के बीच में पापा को रोते और कमज़ोर होते नहीं देख पाऊंगी। कोई क्या सोचता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस तू कार में बैठा देना। मेरी विदाई के तुरंत बाद स्वाति ने मम्मी की नाराज़गी देखते हुए उन्हें सच बता दिया। स्वाति द्वारा लाख सफाई देने पर भी मम्मी का गुस्सा शांत ना हुआ। ठीक है स्वाति, जब तेरी शादी होगी ना तो तुझे भी किसी से मिलने ना देख के कार में धक्का मार कर ऐसी बिठा देंगे। हाँ मेरी माँ। मम्मी ने मिंटी की शादी के समय सबको पहले ही चेता दिया, सबसे गले लिपट कर रोना है, मधु जैसे बिना पलट कर देखे मत जाना। हम मम्मी को खूब छेड़ते, अब कि हम लोग रो रो कर माहौल बना देंगे। आपके और मेरे परिवारों की पृष्ठभूमि में ज़मीन आसमान का अंतर था। हमारे घर में बड़े परिवार और फैली रिश्तेदारी की चहल पहल, और आपके घर पर आपके इकलौते पुत्र होने के कारण नीरव शांति। शादी के बाद आपके घर के दरवाजे पर आपके जीजा जी ने हंसकर मेरा स्वागत किया, अंदर आओ मधु, रजिया फंस गई गुंडन में। आपके घर में हुए रिसेप्शन के दूसरे दिन पापा मुझे लेने आ गए। अम्मा जी मतलब सासू माँ ने पापा को कहा, मधु बहुत भावुक और पारिवारिक लड़की है। हमारे घर में मेरे बड़े बेटे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसकी मृत्यु के बाद से ही एक जमी हुई खामोशी है। आपके घर की तरह यहाँ संयुक्त परिवार की रौनक नहीं है। हम 3 लोग तो अब बदल नहीं सकते, मधु को ही एडजस्ट करना सीखना होगा। मैंने अपने घर लौटकर बताया कि आपके घर पर सब इतना चुप रहते हैं कि कॉलबेल या कुकर की ही आवाज़ होती है। मैं अब जो लिख रही हूँ उसको सिर्फ एक विवाहित लड़की ही समझ सकती है। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही मैं घर लौट रही थी। इससे पहले भी मैं कई बार इससे ज़्यादा दिनों तक घर से बाहर रह चुकी थी, लेकिन उस दिन घर लौटने पर घर का महत्व समझ में आया। सिर्फ 3 दिनों में जाने क्या हुआ कि घर पहुंचते ही सबका व्यवहार बदल गया। अरे मधु, तू बैठ, मिंटी जा, तू चाय बना। भीतर से आंसुओं का उफान फटने को था। किसी तरह खुद को संयत किया। ये वो कठिन दौर होता है जब परिवार तो अपनी बेटी के माथे का सिंदूर, बिछुए, चूड़ियों को देख देख विवाहिता मानने का सत्य स्वीकार कर चुका होता है, लेकिन बेटी सबके द्वारा मेहमान को दिए जाने वाले आदर और अलगाव के इस दुखद परिवर्तन को चुपचाप सहती है। हालांकि हमारी शादी के बाद भी मैं लगभग 6 माह मायके में आपसे अलग ही रही। मुझे अपना सेशन पूरा करना था। उन दोनों फेसबुक ना होकर जीमेल और याहू ही चलन में थे। आपने मेरी मेल आईडी पर शादी की तस्वीरें भेजी। इन 6 महीनों में मैंने खुद को पूरी ताकत से तैयार किया कि मुझे मम्मी, पापा, बहनों, अपना कमरा, घर और शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना है। मैं कितना रोई ये सिर्फ कमरे का अंधेरा जानता है। मुझे लगता था कि मेरी बहनें कितनी भाग्यशाली हैं, वे अभी भी मम्मी पापा के साथ रहेंगी। आखिर जनवरी की शादी के 5.5 माह बाद जून में आप मुझे लेने आए। लोग हमेशा कहते हैं कि एक लड़की को अपना परिवार छोड़ने में तकलीफ़ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक परिवार को भी एक अनजान लड़की को परिवार के सदस्य के रूप में अपनाने में निश्चित रूप से परेशानियां होती होंगी। आखिरकार मेरी दूसरी विदाई के बाद मैं स्थायी रूप से आपके घर पहुंची। मेरे आने के मात्र 15 दिन बाद ही हम बाइक पर लॉन्ग राइड के लिए निकल गए। उस दिन शायद दुर्भाग्य हमारा पीछा कर रहा था। हमारे सामने से आ रही बाइक में आमने सामने की फुल स्पीड जोरदार टक्कर में आप और सामने वाली बाइक पर सवार दोनों लड़के बीच सड़क पर बेहोश हो गए। मैं बिना एक खरोच लगे सुरक्षित खड़ी थी। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि टक्कर की आवाज़ से दूर दूर से लोग दौड़ कर आने लगे। दोनों बेहोश युवा लड़कों के चेहरे खून से इस बुरी तरह लथपथ थे, उनकी आयु का अनुमान लगाना कठिन था। मुझे लगा वे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। सड़क पर आती पहली गाड़ी को हाथ दिखाकर रोका गया। कार का मालिक आप तीनों को जिस हॉस्पिटल ले जा रहा था वहाँ का नाम मुझे बता दिया। इस दुर्घटना की सूचना देने के लिए मैंने सीधे घर की सड़क पकड़ी। मोबाइल दुर्घटना में चूर हो गए थे और 15 दिन पहले पहुंची बहू को घर का मोबाइल नंबर न सही लेकिन एड्रेस याद था, ये बड़ी बात थी।
घर पर पापा नहीं थे। मैंने अम्मा जी से नंबर लेकर आपके दोस्त को फ़ोन लगाकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा। क्या गज़ब का संयोग था कि हॉस्पिटल में जब आपको बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, तभी बांगा आंटी हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार को देखने आई थी। स्ट्रेचर के बाजू से गुजरी, आपको बेहोश स्ट्रेचर पर ले जाते देख वो दौड़कर आपके साथ हो गई। इसी बीच आपको होश आ गया। असल में आपको कोई अंदरूनी चोट नहीं आई थी। तेज़ झटके की वजह से आप आधे घंटे के लिए बेहोश हो गए थे। आपने होश में आते ही खुद को हॉस्पिटल में पाया। आपको ख्याल आया कि बाइक पर मैं आपके साथ थी। आपने बंगा आंटी से मेरे बारे में पूछताछ की। तब आंटी ने बताया कि वो तो किसी और से मिलने आई थी और आप दिख गए। आपको लगा कि आंटी गोल गोल बातें कर आपको मेरे विषय में सही जानकारी न देकर कुछ छिपा रही हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वालों ने आपको बताया कि हॉस्पिटल में 3 लोगों को ही घायल हालत में लाया गया है। आपने सोचा कि शायद मैं दुर्घटना में नहीं बची। आप फ़ौरन स्ट्रेचर से बदहवास घर आने के लिए उठे। तभी आपके जिस दोस्त को मैंने हॉस्पिटल भेजा था, उसने आपको मेरी सलामती की सूचना दी। उससे आपको पता चला कि मैं घर वालों को बताने और पैसे लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर से ही घर गई हूँ और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। इधर घर पर मुझे रह रहकर वो दृश्य याद आ रहा था जिसमें 4 आदमी आपको सड़क से उठाकर गाड़ी में डालते समय बोल रहे थे, चेक कर सांस चल रही है कि नहीं। मुझे अपने मम्मी पापा याद आ गए कि आपको कुछ हुआ तो ये पागल हो जाएंगे। आपके माता पिता तो पहले ही अपना एक बेटा गंवा चुके थे। जान पड़ता है जैसे उस दिन जैसा दिल कभी ना घबराया था। मैं जो नहीं सोचना चाहती थी, रह रह कर वही ख्याल सीना चाक कर रहे थे। क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ? महज आधा घंटा पहले सब कुछ कितना सही था। जी में आ रहा था दहाड़ मार के रोऊं। लगातार बहते आंसुओं को छिपाते छिपाते चुपचाप ATM कार्ड लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल ही रही थी कि आपका फ़ोन आया कि मैं हॉस्पिटल ना आऊँ, आप खुद ही घर आ रहे हैं। उस दिन फ़ोन पर आपकी आवाज़ सुनकर कैसा लगा, यह मैं शब्दों में बता ही नहीं पाऊँगी। आपने फ़ोन पर 10 बार पूछा, तुम ठीक हो या नहीं, कहीं चोट तो नहीं आई। फ़ोन रखने के बाद मैं लगातार आंसू पोंछते दरवाजे पे खड़ी आपका इंतज़ार कर रही थी। 15 मिनट के भीतर आप घर आ गए। मेरी अपरिपक्वता ने शायद उस दिन पहली बार शादी के बंधन के महत्व को समझा। दुर्घटनाग्रस्त उन 2 लड़कों को भी 3 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। एक दुर्घटना से सुरक्षित निकल आने के बाद के हंसी ठहाकों के बीच आपने कहा, मेरे ससुर जी ने लड़की तो बड़ी मजबूत भेजी। 3 मुस्टंडे ज़मीन सूंघते बेहोश हो गए और लड़की धूल झाड़ कर खड़ी हो गई। हा हा हा। इस बीच हमारे जीवन में जाने कितनी मुश्किलें आईं। हर बात खुलकर बताने की नहीं होती और ना हमने कभी किसी को बताया। हमारे बेहद नज़दीकी लोग जिन्होंने हमारा संघर्ष करीब से देखा है, वो लोग प्रायः अपने मुश्किल वक्त में अपने जीवन साथी को हमारा उदाहरण देते हैं तो मैं गर्व से भर जाती हूँ। मैंने अपने पिता से असीम स्नेह पाया तो आपके साथ रहकर पूरी ईमानदारी से अपनी शर्त पर अकेले जीने का सलीका। मैं अक्सर लोगों को इस बहस में उलझते देखती हूँ कि लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि प्रेम विवाह करने वालों के बीच विवाह के बाद प्रेम खत्म हो जाता है। शादी अरेंज हो या लव, उसकी सफलता और संबंधों की ऊर्जा की जिम्मेदारी 2 तरफा होती है। जिस रिश्ते में दोनों तरफ से सम्मान बना रहे, शादी वही अच्छी। शादी के इतने सालों में तमाम उतार चढ़ाव पार करते हम पति पत्नी कम और जिगरी दोस्त ज़्यादा बन चुके हैं। हम दोस्त भी ऐसे हैं जिनमें लगातार छेड़छाड़, टांग खिंचाई, मज़ेदार बहस का अनवरत सिलसिला चलता रहता है। मुझे आपको बताना है कि बहुत हो गया। अब मैं तंग आ चुकी हूँ आपको अपनी सहेलियों के पतियों को उदाहरण दे देकर। पता है, श्रद्धा के हस्बैंड ने उसके बर्थडे पर होटल में सरप्राइज़ पार्टी रखी थी। उसके मोबाइल से चुपचाप दोस्तों के नंबर निकाल कर सबको इनवाइट कर लिया था और किसी और की पार्टी बताकर उसको वहाँ ले जाया गया। पता है, ऋचा के हस्बैंड ने उसके लिए ऑनलाइन बहुत खूबसूरत ड्रेस मंगवाई सरप्राइज़। अरे, श्रेया का पति उसको बाहर घुमाने लेकर गया और जानबूझकर लेट करवाया। रात 12 बजे लौटकर लाइट जलाने में पूरा घर डेकोरेटेड और सरप्राइज़ पार्टी। मेरे पति परमेश्वर, आप मेरे समाचार बुलेटिन से बेअसर जब लैपटॉप से नज़र नहीं हटाते तो मैं भाग्य की मारी अपना उतरा चेहरा लिए तिरछी नज़र आप पर डालती हूँ। आखिर कब तक सोशल मीडिया में लोगों की एनिवर्सरी पिक्स पर नाइस क्लिक का कमेंट पोस्ट कर अपना कलेजा जलाऊँ?
जब इशारों में ताने मारने के मेरे पैतरे भी पुराने हो गए तो मैंने खुल्लम खुल्ला लड़ना शुरू किया। कभी पत्नी के चेहरे पर खुशी देखने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। जब वाइफ के लिए फीलिंग ही नहीं है तो बंदा मुंह उतारे आपके जैसे लैपटॉप में काम ही करेगा ना। आपने इतने सालों में आज तक मुझे कभी सरप्राइज़ दिया है? मैं इस बेबात की बात पर 3 दिन तो आराम से लड़ सकती हूँ। लड़ाई का प्रमुख बिंदु, इस घर में मेरी कोई कद्र ही नहीं है। जब जब आपसे लड़कर बात बंद की उस पल में मैंने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी दुखिया, बेचारी, तन्हा, अबला, असहाय, भाग्य की मारी और आपको इस धरती का सबसे बड़ा निष्ठुर, निर्दयी, आतताई महसूस किया। हा हा हा। ये जुदा मसला है कि हमारी तीखी बहस में मेरी वीरता किसी हाल में रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं होती है। हर भारतीय पत्नी बातचीत बंद होने पर एक ही मनस्थिति से गुजरती है, क्या मिला मुझे इनके लिए इतना सब कुछ करके? फलां का पति देखो, बीबी को सर पर बिठा कर रखता है, यहाँ तो कोई कदर ही नहीं है। नकारात्मक ख्यालों की सिलसिलेवार लड़ियाँ। अपनी गलती तो हमें कभी दिखती ही नहीं। जब कभी आप अपने धुले कपड़ों के ढेर में से कोई शर्ट उठाकर अचानक मेरे सामने लहरा कर चुपचाप खड़े हो जाते हो, तब मुझे फ़ौरन समझ में आ जाता है कि दूसरे कपड़ों का रंग आपकी शर्ट पर चढ़ गया है। इस बदरंग हो चुकी शर्ट पर शुरू हुई बहस का हर बार आपकी तरफ से युद्ध विराम इस पंक्ति से होता है, आज के बाद अपने कपड़े मैं खुद धो लूँगा। मुझे यकीन है कि जिस वक्त आप ऐसा बोलते हैं उस वक्त भी आपको पता होता है कि आप कभी अपने कपड़े नहीं धोने वाले। तो जनाब, आज ही के दिन भाग्य देवी ने आपको आशीर्वाद दिया था, जा जा पुत्र जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अरे ये गलत हो गया। अपनी ज़िंदगी तो सिमरन जीती है। व्यस्तताओं की वजह से पिछली कई एनिवर्सरी हम अलग अलग मना रहे थे, लेकिन इस साल हम आज के दिन साथ हैं। इसका संपूर्ण श्रेय पिछले 15 दिन से मेरे बनाए आतंक को जाता है। ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि हम लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते हर दिन संबंधों की डोर मजबूत करते रहें। जान पहचान में लोग जब अपने बच्चों को कड़े परिश्रम और स्वाभिमान के लिए आपके संघर्ष का उदाहरण देते हैं, तब मैं ईश्वर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में आप हैं। शुरुआती सालों में हमारे वर्किंग आवर्स बिल्कुल विपरीत थे। साथ ही मेरी पढ़ाई भी जारी रही और हमारे जीवन में बेटे कान्हा का आगमन। मैं मजाक में अपने फ्रेंड्स से कहती थी कि जीवन के अंत के बाद भगवान मुझसे पूछेंगे, मधु मैंने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा, इतने सालों में पृथ्वी पर तुमने क्या किया? मेरा जवाब होगा, पति देव से मिलने के लिए संडे का इंतज़ार किया। ये बात और है कि हम 2 दिन भी लगातार घर पर रहे तो छुटपुट मुठभेड़ तय है। जो भी वक्त हम साथ गुजारते वो ज़िंदगी की किताब में खुशियों का नया पन्ना जोड़ता गया। आपका साथ मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं हर नई ड्रेस पहनकर आपसे पूछती रहूँगी, मोटी तो नहीं लग रही हूँ ना? शिकायत करती रहूँगी, आप कभी मेरी तारीफ़ नहीं करते हो। मासिक पत्रिकाओं में छपी बचकानी प्रश्नावलियाँ, क्या पति आपको प्यार करते हैं? क्या आपके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लाते हैं? क्या हर रोज़ आपको आई लव यू कहते हैं? ऐसे तमाम सतही सवालों के 4 विकल्पों में टिक करती हुई आपसे लड़ती रहूँगी कि आप मुझे प्यार नहीं करते। फिर कहूँगी, आपकी शादी तो फलां से, परिचय की जिस भी महान वीरांगना लड़ाकू महिला का नाम हड़बड़ी में मेरे जहन में आ जाए, होनी चाहिए थी, फिर आपको पता चलता। यह आधारहीन लघु पानीपत युद्ध हर संस्कारी भारतीय पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार है। बीवियां सिर्फ एक दिन अपनी हथेली पर मेहंदी से पति का नाम लिखवा आजन्म पति के बैंक पेपर्स के नॉमिनी कॉलम में अपना नाम लिखवाने का हक पा जाती हैं। हजारों की अनाप शनाप शॉपिंग करने के बाद पुरानी टी शर्ट स्वेटर के अंदर पहन बचत की सलाह दे मितव्ययी आर्थिक सलाहकार बनती हैं। हा हा हा। जब हम पहली बार मिले थे तब संयोग से हम दोनों के कपड़ों का कलर नीला था। ये वो उम्र थी जब ड्रेस की मैचिंग से ज़्यादा रोमांटिक बात दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकती थी। सहेलियों के पास भी उस परिधान मैचिंग जैसे महत्वहीन मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने के लिए भरपूर वक्त और सलाहें थीं। शायद मेरी शैतानियों की वजह से घर पर मेरे न म धू को उल्टा उच्चारित करके पुकारा जाता था, धूम। और आपके दबंग स्वभाव के कारण आपको जिस नाम से बुलाते हैं वो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ।
शादी के पहले सभी को चिंता थी कि आप बहुत एकांत प्रिय हैं और हमारे घर के मेले जैसे माहौल में कोई मेहमान एक दिन के लिए रुक जाए तो भीड़ भाड़ की वजह से यक्ष प्रश्न होता था, फिर कौन कौन कहाँ कहाँ सोएगा। शादी के बाद मैं दिन भर सासू माँ से आपके बचपन के किस्से सुनाने को कहती थी। हम दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान की असमानता है। किसी भी हास्यास्पद मुद्दे पर जहाँ मुझे लोट पोट कर घंटों हंसी आती रहती है, वहाँ आपका काम एक स्माइल से चल जाता है। बिस्तर पर मेरे सिरहाने कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ की मखमली कविताओं से लेकर अमृता प्रीतम तक की सपनीली दुनिया मिलेंगी। वहीं आपकी बुक शेल्फ बिजनेस मैनेजमेंट की मनहूस नीरस किताबों से भरी है। फेसबुक में लोगों द्वारा अपनी बीवियों की तस्वीर के साथ फीलिंग लव्ड विद और रोमांटिक कैप्शन पोस्ट करना आपको बचपना लगता है और मुझे और सो रोमांटिक। आप अक्सर बोलते हो बीबी के लिए लव फील हो रहा है तो बीबी को बताना छोड़ फेसबुक में दुनिया को बता रहे हैं। आपके मुताबिक प्रेम साझेदारी और दर्शन का विषय है, सार्वजनिक प्रदर्शन का नहीं। आपकी इस परिपक्वता को समझने में मुझे लंबा वक्त लगा, मगर इतने सालों में आप मेरे संग गोवा के टिटोज़ पार्टी एंजॉय करने लगे और मैं आपके साथ बस्तर के बीहड़ वीरान जंगलों को महसूस करना सीख गई। अब तो हाल ये है कि मेरी एकांत प्रियता देखकर आप कहते हो कि मधु को एक कमरे में बंद करने के बाद साल भर बाद दरवाज़ा खोलेंगे तो वो खुद में व्यस्त मिलेगी। शादी के बाद हमारी पहली नोक-झोंक मुझे आज भी अच्छे से याद है। आप तीखी बहस के बाद सुबह सुबह गुस्से से घर से निकल गए थे। रात तक मैं घर पर अकेली बैठ टीवी देखते आपका इंतज़ार करती रही। जैसे ही गेट पर आपकी गाड़ी की आवाज़ आई, मैं फट टीवी ऑफ कर दौड़ती हुई बेडरूम में अंधेरा कर बिस्तर में लेट गई। मानो मुझ दुखियारी ने उदासी में रोते हुए सुबह से रात बिस्तर पर पड़े पड़े गुजार दी। आप ठहाके लगाते हुए घर के भीतर घुस रहे थे। कसम से उस वक्त मेरा खून खौल गया कि मुझसे लड़ झगड़ कर नाराज़ हैं और मोबाइल पर कितना हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। आप कमरे में घुसते हुए लाइट ऑन कर बोले, अगली बार तुम टीवी ऑफ कर दौड़ते समय टेबल धीरे से खिसकाना। बाहर तक आवाज़ आई। बचा हुआ शक मैंने टीवी की गर्म स्क्रीन छूकर दूर कर लिया। हे भगवान, मेरी जरा सी असावधानी ने अच्छी फजीहत कराई। अगर 2 दिन हमारी बात बंद रहने के बाद शुरू हो भी तो मैं फिर से लड़ती थी, ये तर्क देकर कि आपसे बात किए बिना मेरी ज़िंदगी के जो 2 दिन बर्बाद हुए वो मुझे वापस मिलेंगे क्या। इस गुस्से में मैं फिर 2 दिन बात नहीं करती थी। कभी कभी आप हंस हंस कर अपने दोस्तों को बताते थे कि मेरी टैलेंटेड बीवी अपनी बोरियत दूर करने के लिए हेमा, जया, सुषमा, सबकी पसंद निर्मा इस टीवी विज्ञापन में भी डांस कर लेती है। घर की कॉल बेल बजने पर पहले ही उसकी घंटी के संगीत पर पूरा नाच लेती है और जब कॉल बेल का 2 मिनट का संगीत थम जाता है उसके बाद ही आगंतुक के लिए दरवाज़ा खुलता है। मेरी इन बेवकूफ़ियों को झेलने के लिए आपके जैसा गंभीर व्यक्तित्व ही चाहिए था। मैं जब कभी मुश्किल वक्त में व्याकुल हो आपसे उदासी से कहती, हमारी ही लाइफ इतनी टफ क्यों है यार, दूसरों को देखो क्या कूल चल रहा है सब कुछ। आप हमेशा शांति से कहते, हाँ उनके पास हमारी वाली मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे समस्याहीन जीवन जी रहे हैं। हर आदमी को अपनी अंतिम सांस तक उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। मैंने शिद्दत से महसूस किया है कि आपसे अपनी आकुलता साझा कर मन हल्का लगता है, ताकत मिलती है, महफूज सा लगता है। हर कठिन समय में आप मेरे भावनात्मक कवच बनते हो। ये बात और है कि आपका दिया ज्ञान मैं कुछ दिनों बाद ही अपने किसी परेशान दोस्त को कॉपी पेस्ट की तर्ज पर समझा कर दादी अम्मा बनती हूँ। सुनो, इन सेंटी बातों का कतई मतलब ना निकाला जाए कि मैं लड़ना छोड़ रही हूँ। बहस के मुद्दे हमेशा एक से होंगे। आपने मेरे मोबाइल का चार्जर निकाल कर वहाँ अपना मोबाइल क्यों लगा दिया? उस दिन भी आपने ऐसा ही किया था। आपने कभी अपनी तरफ से प्रपोज़ल रखा है कि चलो आज बाहर खाने चलते हैं? जब मैं किसी से फ़ोन पर बात करती हूँ आप तभी आवाज़ लगाते हो। खाना टेस्टी लगा तो बताया क्यों नहीं? ख़राब होता है तो फट से बोलते हो। अरे यार, आपने मेरे मोबाइल की सेटिंग क्यों चेंज की? मैं आपका मोबाइल छूती हूँ क्या? आप पूरा दिन सोफे पर बैठकर न्यूज़ देखते कैसे निकाल देते हो? कितने आलसी हो यार आप। आपकी शिकायतें भी वही पुरानी होंगी। दाल इतनी गर्म क्यों देती हो कि मुंह जल जाए?
तुम ये हर 4 दिन में बिस्तर पर अपनी साड़ियाँ, बैंगल्स, कपड़ों का मीना बाजार क्यों बिखराती हो? 1000 बार कहा है कि तुम्हारी सफाई अभियान में मेरी चीज़ें पर हाथ ना लगाया करो। तुम्हारे घर वालों को सुबह से अपनी बेटी को फ़ोन करने के अलावा और कोई काम नहीं रहता क्या? उसके बाद मेरी खूनी आंखें गुर्र, समझ गए ना? पता है, मेरी अम्मा मतलब नानी को बारीक अक्षर पढ़ते नहीं बनते थे। सुबह घर में अखबार उठाते ही बाबूजी अखबार में उनको सबसे पहले निधन वाला कॉलम पढ़कर सुनाते थे। मैं हमेशा नाराज़ होती थी कि क्या सुबह सुबह फला का देहावसान, फला की पगड़ी रस्म, फला का उठावन 13वीं पढ़ते हो। वो हंसकर बोलते, इस उम्र में हम लोग और क्या पढ़ेंगे? अम्मा नजाकत से बाबूजी से कहती, सुनो जी, मेरा भी निधन अखबार में छपवाना, लेकिन फ़ोटो सुंदर वाली देना। ओह, उतने ही गहरे लगाव के साथ जीवन की सांझ ढलने तक, जब हमारे नाम दुनिया वालों की ज़रूरतों के खाते से कट चुके होंगे, उन एकाकी पलों में मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जब इस दौड़ती दुनिया को हमारी बूढ़ी आँखों से तकने का क्रूर वक्त आए, तब मैं आपको एहसास करा पाऊँ कि आप मेरी सबसे सबसे बड़ी ज़रूरत हो। मैं मंदिरों में सिर्फ हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन कभी कुछ मांगती नहीं हूँ, क्योंकि कभी कुछ कमी नहीं लगी। आज प्रभु से प्रार्थना है कि हम हमेशा साथ और प्रसन्न रहें। चलो, पापा के फ़ोन की रिंग बज रही है। हमेशा एक सा ही बोलते हैं, खूब खूब आशीर्वाद, खुश रहो, बहुत अच्छा लिखो। एक बार मेरे पसंदीदा तकिया कलाम के साथ, मैं ही हूँ जिसने आपका संग निभा लिया, आपकी शादी तो फला फला से होनी चाहिए थी, तब पता चलता, ब्ला ब्ला ब्ला, हा हा हा, लव यू लॉट, हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। आपके लिए आज लिखने को जी ही नहीं भर रहा है। असल में जो मन में होता है वो मैं आपको सामने कह नहीं पाती हूँ। लिखना एक तरफा संवाद है, इसलिए इस एकांत में मैं अधिक सहज और मुखर हूँ। मेरे नींदों के लंगर तुम्हारे कांधे डरे, जो तुम मुस्कुरा दो मेरे पतझर हरे। जंगल की खुशबू महकी जब जब ख्याल में आते हो मेरे, रूठना मेरा पूरा ही समझो, खुद से खफा सी रहती हूँ तुमसे परे। पूरी पूरी सी लगती हूँ संग तुम्हारे, वक्त थम जाता जिस दिन तुमसे बात ना हो, कुल जमा कि तुम मेरे साथ रहो। कि तुम मेरे साथ रहो जब जब गुलाबी सर्दियों की गुनगुनी घाम हो, या फिर हुलसी गर्मियों की ठंडी बहती शाम हो। गर्दिशें कटने में आसान होंगी जब तुम अपने गम भी मेरे नाम करो। कि हर मुश्किल में तुम मेरे साथ रहो। तुम मेरे साथ रहो जब चांदनी रात हो, ठंडी चादर बिछी खाट हो, चांद टहलता रहे धुले आसमां में और मुझे सुनाने तुम्हारे बचपन की कोई बात हो। इत्मीनान में तारे निहारते छत पर मेरे साथ रहो। कि तुम साथ रहो जब किसी डरावनी फिल्म का अंजाम हो, या पानी में टप्पे लगाने का बेकाम सा काम हो, या आंगन में रिमझिम झड़ी और ऐसे में चाय का इंतज़ाम हो। तुमसे राब्ता रखते सारे किस्से, किश्तों में सही सुनाना मगर हिस्से हिस्से। इन खुशनुमा तन्हाइयों में खुलकर सारी बात कहूँ, तुम मेरे साथ रहो। जब जब भीगे पलकें तुम्हारे कांधे बिछौना हो, घोर उदासियों में मेरा चेहरा और तुम्हारा सीना हो। जैसी भी हो जीवन दरिया की फितरत, बस तुम मेरे संग संग बहो। कोहबर में थामा था हाथ मेरा तो राई से नखरे सहो, तुम मेरे साथ रहो। मस्खरी मुकम्मल जब शरारतों में तुम साझेदार हो जाते हो, बेचैनियों को करार जब पहले सलाहकार हो जाते हो। तुम संग तफरीह की खातिर सहेलियों को भी टाल देती हूँ बहाने से, हर रिश्ता बौना हो जाता है एक तुम्हारे बस आ जाने से। जरा सी फुर्सत चुराकर हम दोनों के नाम करो, तुम मेरे साथ रहो। जब मेरे बालों पर चांदी ही चांदी होगी, थका तन नींदें कच्ची और आधी होगी, सफ़र पूरा होने को है, उम्र के मांझी की आखिरी मुनादी होगी। इससे ज़्यादा अब मैं और क्या कहूँ, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे साथ रहूँ। आपकी मधु। अभी आप सुन रहे थे मधु चतुर्वेदी जी की लिखी हुई एक बेहद प्यारी, खूबसूरत पति पत्नी के आत्मीय रिश्ते पर लिखी गई कहानी हमारी शादी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन जैसी ही लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।